साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। आज नतीजों का दिन है और देखिए भारत समाचार आपको लगातार सबसे सटीक रुझान और जो जिस तरीके से तमाम सीटों से अपडेट्स सामने आ रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जौनपुर से समाजवादी पार्टी 6000 वोटों से इस वक्त आगे चल रही है। बड़ी अपडेट, मछली शहर में भी सपा बढ़त बनाए हुए 9000 वोटों से आगे चल रही है समाजवादी पार्टी। लालगंज में दारोगा सरोज 28000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। बात अगर वाराणसी की कर ली जाए, हाई प्रोफाइल सीट, प्रधानमंत्री 80,000 वोटों से आगे। जौनपुर में बाबू सिंह कुशवाहा 5825 वोटों से आगे हैं। मछली शहर में सपा प्रत्याशी 9493 वोटों से आगे। सोनभद्र में समाजवादी पार्टी 17,000 वोटों से आगे। तो ये देखिए सबसे बड़ी अपडेट आप देख रहे हैं भारत समाचार पर। कुशीनगर में बीजेपी 20,000 से आगे चल रही है इस वक्त। देखिए लगातार कांटे की टक्कर उत्तर प्रदेश में लगातार देखने को मिल रही है और चंदौली से जुड़ी हुई चीजें आ गई है। सपा के वीरेंद्र सिंह से पीछे हुए महेंद्र सिंह 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत चुके हैं। अमित शाह, गुजरात में अमित शाह ने गांधीनगर से जीत हासिल कर ली है। बड़ी अपडेट है इस वक्त, 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते अमित शाह। बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, तमाम रणनीतियां वो बैठकर बनाते हैं और देखिए उनकी पिछली रणनीतियों पर तमाम चुनाव बीजेपी ने जीते भी और वो जीत चुके हैं गांधीनगर से। 5 लाख से ज्यादा वोट उनको मिले हैं अमित शाह को। उत्तर प्रदेश में भी तमाम रैलियों को उन्होंने संबोधित किया और ये बड़ी अपडेट है, गांधीनगर से जीत हासिल हो चुकी है अमित शाह को। 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते अमित शाह। तो देखिए मुकाबला बहुत दिलचस्प होता जा रहा है, टक्कर जो है वो कांटे की होती जा रही है और देश की निगाहें इस वक्त उत्तर प्रदेश में भी हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी बीजेपी की सरकार। अमेठी में किशोरी लाल 50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अमरोहा में दानिश अली 15,000 वोटों से आगे। दानिश अली वही हैं जो बीएसपी में पहले थे और इस बार पाला बदला उन्होंने। रायबरेली में राहुल गांधी 1,25,000 वोटों से आगे है। इलाहाबाद की बात करें तो सपा के कैंडिडेट उज्जवल रमण भी 10,000 वोट से आगे हो चुके हैं। फूलपुर में भी सपा 243 वोटों से अभी आगे बढ़ती दिख रही है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आप भारत समाचार पर देख पा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में हरेंद्र मलिक 30,000 वोटों से आगे हैं। हरेंद्र मलिक 30,000 वोटों से आगे है। किशोरी लाल 50,000 वोटों से आगे। आपको बता दें किशोरी लाल कांग्रेस के काफी पुराने नेता कहे जाते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से उनकी तमाम नजदीकियां हैं और रायबरेली में राहुल गांधी इस वक्त 1,25,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इलाहाबाद की बात करें तो उज्जवल रमण 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो देखिए तमाम जगहों की जो तस्वीरें हैं, जो आंकड़े वो अब निकल कर सामने आ रहे हैं और तमाम रणनीतियां दलों की तरफ से बनाई गई थी इन चुनावों के लिए। आज नतीजों का दिन है, आज जनादेश का दिन है और बात अगर मैनपुरी की कर ले तो डिंपल यादव इस वक्त 72,000 वोटों से आगे चल रही है, अखिलेश यादव की पत्नी। लेकिन उन्नाव में अन्नू टंडन अभी 9,000 वोटों से पीछे हैं, हालांकि शुरुआती तौर पर बढ़त बनाती दिख रही थी। मुजफ्फरनगर की बात करें तो हरेंद्र मलिक 30,000 वोटों से आगे है। तो ये तमाम बड़ी अपडेट्स आप देख रहे थे और जो अपडेट्स ये आपको बता रहे थे, आगे भी भारत समाचार आप लगातार देखते रहिए, अपडेट्स आपको मिलेंगी। और देखिए तमाम सीटों से जुड़े जो आंकड़े वो निकल कर सामने आ रहे हैं। तमाम मुद्दों ने जमकर जनता का ध्यान आकर्षित किया। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश का चुनाव संपन्न हुआ। देश भर में आज लोगों की जो निगाहें हैं लगातार टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। लोग भारत समाचार को पसंद कर रहे हैं, भारत समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी देख रहे हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि यहां पर आपको हर एक खबर मिलेगी पूरी विश्वसनीयता के साथ। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगातार यहां पर अभी समाजवादी पार्टी का दबदबा बढ़ता नजर आ रहा है। तमाम सीटों पर जो बढ़त है वो समाजवादी पार्टी बनाए हुए है, हालांकि बीजेपी भी कड़ी टक्कर देती दिख रही है। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, मुजफ्फरनगर में हरेंद्र मलिक 30,000 वोटों से आगे है। देखिए मुजफ्फरनगर से ये अपडेट है। अमेठी में किशोरी लाल 50,000 वोटों से आगे बढ़ते निकलते दिख रहे हैं। अमरोहा में दानिश अली 15,000 वोटों से आगे हैं। तमाम दांव पेच, लेकिन आज तो बारी जनता की है। जनता ने किसको पसंद किया है, किनके दावों का जोर ज्यादा रहा, देखिए लगभग अब चीजें कुछ ही घंटों में क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। दूध का दूध और पानी हो जाएगा। फूलपुर में समाजवादी पार्टी 243 वोटों से आगे चल रही है। फूलपुर की अगर बात करें तो एक पार्टी
एक सीट पर सपा का कैंडिडेट था, एक सीट पर कांग्रेस का कैंडिडेट था और दोनों ही सीटों पर फिलहाल इंडी गठबंधन जो है वो आगे बढ़ता दिख रहा। मिर्जापुर की बात करें तो 4200 वोटों से पीछे है अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय मंत्री है अनुप्रिया पटेल केंद्र में। और देखिए तमाम चीजें आप देख रहे हो और एक इस वक्त गेस्ट का पैनल हमारे साथ मौजूद है, बहुत वरिष्ठ लोग हैं। मनीष सिंह जी हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं, हमारे साथ सुधांशु वाजपेयी जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस से, आपका भी बहुत स्वागत है। देवकी नंदन जी है हमारे साथ, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है देवकी नंदन मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथ संजय बेचन जी है, वरिष्ठ पत्रकार है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। और राजेश चौधरी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सर बहुत स्वागत, अभिनंदन इस चर्चा में। शुरुआत में राजेश चौधरी जी आप ही के साथ करूंगी। सर अब तो धीरे धीरे जो तस्वीरें हैं वो क्लियर होने लगी हैं, पहला रिएक्शन मैं आपसे जानना चाहूंगी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं? देखिए अभी काउंटिंग जारी है, परिणाम आने बाकी हैं, ये रुझान आ रहे हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आगे बढ़ेगी। बहुत कम अंतर से बहुत सारी सीटों पे हम लोग पीछे चल रहे हैं, उन सीटों पे निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। जनता का जो आदेश होगा वो हमें सिरोधार्य होगा और अभी एकदम अर्ली होगा, आने वाले समय में काफी परिवर्तन होने वाला है जी। अब किसी तरह का डर या घबराहट उत्तर प्रदेश की सीटें, क्योंकि कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एग्जिट पोल तो आप लोगों के साथ था, लेकिन अभी शुरुआती तौर पर अगर देखा जाए तो लगातार समाजवादी पार्टी का भी दबदबा दिख रहा है, इंडिया गठबंधन का दबदबा दिख रहा है। यहाँ पर कुछ कहना चाहेंगे या इंतजार करेंगे? देखिए रिजल्ट आने के बाद ही सब चीजों पर विचार किया जाता है, कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे कोई कभी रवि कहाँ अच्छा था कहाँ बुरा था। अभी इसमें बहुत जल्दबाजी होगी कुछ कहना जी। मतलब आप लोग अभी इंतजार करेंगे, अभी जब तक पूरे नतीजे सामने नहीं आ पाएंगे, कहना बहुत मुश्किल। ठीक है, बिल्कुल मैं आपके पास वापस लौटूंगी। मनीष सिंह जी मैं आप ही के पास आऊंगी। मनीष जी, तस्वीरें अब धीरे धीरे अब आने लगी हैं, अब बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं थोड़ा इंतजार करें, आप लोग भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं। स्वाति जी, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ महान जनता को हम आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की नीतियों का, सिद्धांतों का, विचारों का और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के मुद्दों पर समर्थन किया। और आज उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी सत्ता की सामंती ताकत के सामने हम लोग बहुत बड़े प्रचंड उत्तर प्रदेश में जनाधार की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने जब लोकसभा के आम चुनाव में जनसभाओं को संबोधित करना शुरू किया तो उन्होंने मुद्दा उठाया कि अग्निवीर योजना हम खत्म करेंगे। 4 साल कोई भी नौजवान गांव में चले जाइए, खेत खलिहानों में नौजवान दौड़ भाग करता था, मेहनत करता था, परिश्रम करता था, 4 बजे भोर में जग करके वो खेतों में कूदता था, खेलों को खेलता था। तो कहने का मतलब यह है कि नौजवानों ने महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमारी नौकरियां खत्म की जा रही हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, सामाजिक समरसता भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में खत्म हुआ। छत्रियों की पगड़ी उछाली गई, पिछड़ों दलितों के घरों पर बुलडोजर भेजे गए, सामाजिक जिस तरह से अपमान किया गया, उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में स्वाहा होने के कगार पे पहुंच गई है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज के समय में भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रही थी, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा क्षेत्रों के जीतने की बात कर रही थी, इनको इस बात का अंदाजा हो जाना। इस बार जनता का मूड समझना बड़ा मुश्किल लग रहा था फर्स्ट फेज से। चलिए एक बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। देखा जैसा कि एग्जिट पोल के बता रहे थे, एग्जिट पोल में कि कुछ होगा, लेकिन देखिए उससे बिल्कुल उलट हुआ है। चुनाव आयोग के आंकड़ों में समाजवादी पार्टी 35 सीटों पर आगे चल रही है, चुनाव आयोग के आंकड़ों में कांग्रेस इस वक्त 8 सीटों पर आगे चल रही है। इसको एक बड़ा फेरबदल कहा जा सकता है। चुनाव आयोग के आंकड़ों में बीजेपी 34 सीटों पर आगे, यानी कि मुकाबला बहुत कड़ा है, बहुत जबरदस्त है, फाइट नेक टू नेक है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आरएलडी भी 2 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। नगीना सीट काफी महत्वपूर्ण हॉट सीट, चंद्रशेखर आजाद ने यहां पर निर्णायक बढ़त ले ली, यानी कि जीत की तरफ वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर, जहां पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और विपक्ष में समाजवादी पार्टी। और देखिए गठबंधन हुआ इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, और गठबंधन का इस बार कुछ पॉजिटिव असर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है।
चुनाव आयोग के जो डेटा हैं, जो आंकड़े हैं, उसके मुताबिक कांग्रेस भी 8 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। चुनाव आयोग के आंकड़ों में बीजेपी 34 सीटों पर आगे है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और देश की निगाहें इस वक्त उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं। और मेरे साथ तमाम जो गेस्ट लोग हैं वो इस वक्त जुड़े हुए, पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। मनीष जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। बहुत बड़ा उलटफेर है, इसको किस तरीके से देखा जाए? कांग्रेस और आपकी पार्टी ने बढ़त बनाई है, क्या कुछ कहेंगे इस पर जल्दी से? स्वाति जी, जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जब जनसभाओं को संबोधित किया तो कहा कि दो लड़कों की जोड़ी, जो दो युवा यशस्वी नेता हैं देश के, जो भारत के भविष्य हैं, जिनमें भारत एक उम्मीद की नज़र से अपने विचारों को लेकर के, सिद्धांतों को लेकर के देखता है, उन नेताओं का मजाक उड़ाया गया। इस मजाक उड़ाने का नतीजा और प्रतिफल है कि आज जो आंकड़े आए हैं मनीष जी, जो आंकड़े आए, आप देखिए नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद आगे हैं और 34 जहां पर आपकी बढ़त दिख रही है, बीजेपी की भी बढ़त आगे दिख रही है। मतलब बराबर बराबर की टक्कर है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए स्वाति जी, अंतिम परिणाम जब शाम को आएगा तो आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में सुफड़ा साफ दिखाई देगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जनता के जनादेश को, मनोभाव को पढ़ लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था कि 79 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना नहीं चाहिए, एक सीट पर लड़ाई है। हमने महसूस किया और हम उसके बहुत नजदीक पहुंचेंगे। देखिएगा 69 से लेकर के 70 तक हम लोगों का आंकड़ा पहुंचेगा। और उत्तर प्रदेश, कहा जाता है कि दिल्ली का दरवाजा उत्तर प्रदेश खोलता है, इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश ने दरवाजा बंद कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ सुधांशु वाजपेयी भी मौजूद हैं, इस वक्त प्रवक्ता कांग्रेस से। सुधांशु जी, आपका क्या रिएक्शन, क्योंकि आप क्या अभी जो सीटें हैं लगातार बढ़ती दिख रही हैं, बढ़ाती दिख रही हैं, जो आंकड़े आए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? रिएक्शन क्या देना चाहेंगे जल्दी से? कांग्रेस और सपा की बढ़त। राहुल गांधी जी ने जिस दिन भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उसी दिन ये तय हो गया था कि देश का मिजाज बदलने वाला है। इस देश ने हमेशा तपस्या को स्वीकार किया है, इस देश ने हमेशा त्याग का सम्मान किया है। तो जिस दिन पैदल राहुल गांधी जी चल दिए थे, उस दिन इस देश की जनता ने तय कर दिया था, वो बदलाव की यात्रा थी। जो राहुल जी ने मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कही थी, वो मोहब्बत का दुकान छोड़िए, शोरूम हिंदुस्तान में खुल चुका है। और नफरत की ताकतों की ये निर्णायक हार होगी। ये तय है कि अभी देखते जाइए, शाम तक और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हिंदुस्तान ने कभी भी नफरत को स्वीकार नहीं किया है, हिंदुस्तान ने कभी भी इस तरीके की चीजों को, तो तय बात है, मोहब्बत जीतेगी, हिंदुस्तान जीतेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये भारत जोड़ो यात्रा की जीत है, इस देश की करोड़ों करोड़ जनता की जीत है, जिसको ये लोग, इन लोगों का मानना था कि इनको ये लगता था कि जो जनता इनकी वैचारिक गुलाम हो चुकी है, इस देश की जनता ने बता दिया कि उसका विवेक अभी जिंदा है। इस देश में लोकतंत्र और संविधान को रक्षक इस देश की जनता है। इस लोकतंत्र और संविधान को कोई छू नहीं सकता। संजय बेचन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। संजय बेचन जी, आपका इसमें अपना विश्लेषण क्या है? क्योंकि जो आंकड़े आए हैं बहुत विपरीत आए हैं। एग्जिट पोल्स लोगों ने देश में देखे, जो आज की चीजें आई हैं बड़ी उलटफेर हो गई है। और अभी हम लोग ब्रेकिंग भी चला रहे थे, इसको बहुत बड़ा उलटफेर, क्या कुछ कहेंगे आपके शब्दों में सर इसको? देखिए ये जो चुनाव है, ये चुनाव एक अलग पिच से शुरू हुआ, जिसमें शुरुआत में बीजेपी ने एक ऐसा बड़ा नारा दिया जिसके सामने विपक्षी दल जो था, इंडिया ब्लॉक, वो बड़ा बेजान सा दिख रहा था। एक जो वार ऑफ नर्व में बीजेपी ने शुरुआत में अपनी बढ़त बढ़ाई, लेकिन जैसे जैसे चुनाव के चरण समाप्त होते गए, 2 चरणों के बाद जो इंडिया ब्लॉक है वो भी उठकर खड़ा हो गया और उसमें जान नजर आने लगी। और उसका ही नतीजा आप अभी उत्तर प्रदेश में जो ये शुरुआती रुझान आप देख रहे हैं, ये उसका ही नतीजा है। क्योंकि लोकतंत्र में आप विपक्ष को इतने हल्के से नहीं ले सकते हैं। और ये ऐसा चुनाव था जिसमें जनता का मत, जनता ने अपनी मुट्ठी एकदम बंद कर रखी थी और वार ऑफ नर्व चल रहा था।
शुरुआत हुई कि भाई हम 400 सीटें जीतेंगे और विपक्ष उसके संजय जी, सामने इस बड़ा बार बेजान था। शुरुआती तौर पर जब हम लोग आमतौर पर विश्लेषण कर रहे थे, जब भी पैनलिस्ट जुड़ते थे चुनाव में, तो ये कहा जाता था कि वोटर्स बड़े साइलेंट है, कुछ भी कह नहीं रहे हैं। और जब एग्जिट पोल आया तो देश भी चौंक गया कि भाई वोटर्स साइलेंट है। और उसके बाद चलिए एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे दे। पहले मेरठ में भी बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है। बड़ी जानकारी मेरठ से, जहां पर अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के अरुण गोविल पीछे चले गए हैं। बीजेपी के अरुण गोविल पीछे चले गए। उनके सामने समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा है। 6000 से आगे चल रही है समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट सुनीता वर्मा। 50,000 की लीड से नीचे आ चुके हैं अरुण गोविल। देखिए, कहा तो पहले ही जा रहा था कि ये मुकाबला काफी कठिन है और दिलचस्प भी है, क्योंकि टीवी के राम है अरुण गोविल। वहां पर लोग बहुत पसंद करते हैं अरुण गोविल को, लेकिन सियासत में कितना जमा पाते हैं अपना पैठ, ये बड़ा सवाल था। और देखिए, 6000 से आगे चल रही है समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट सुनीता वर्मा। 50,000 की लीड से नीचे आ चुके हैं अरुण गोविल। टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम, लेकिन शुरुआती तौर पर कहा गया कि संगठन काफी नाराज था जिस तरीके से पैराशूट कैंडिडेट उतार दिया गया था बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की तरफ से। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट से बातचीत कर रही हूँ इस पर। देवकी नंदन जी, एक प्रतिक्रिया मैं आपसे भी लेना चाहूंगी। देखिए, जो हम लोग विश्लेषण कर रहे थे, बहुत सारी चीजें आपके विश्लेषण के मुताबिक हुई। जो आपने कहे शब्द वो लगभग दिख रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं चाहूँ कि मेरठ की सीट पर आप अपना जरूर विश्लेषण करिए। देखिए, क्या है कि मेरठ पर समाजवादी पार्टी ने 2 बार टिकट बदला, लेकिन लोग ये नहीं समझ पाए। लोगों ने बड़ी आलोचना की समाजवादी पार्टी की। लोग ये नहीं समझ पाए कि समाजवादी पार्टी ये टिकट बदल क्यों रही है। समाजवादी पार्टी ने वो सामान्य सीट पर एक दलित उम्मीदवार को उतारा। वो एक विधायक हैं, पूर्व विधायक, उनकी पत्नी हैं वो, और वो मेरठ की नगर पालिका की चेयरमैन भी रह चुकी हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो जो दलित वोट है वो उनकी तरफ शिफ्ट हुआ। समाजवादी पार्टी का जो वोट है, बीजेपी से जो नाराज वोट है, वो सब शिफ्ट हो गया। इस वजह से, और मैं बार बार इस बात को कह रहा था, मुझे लगता है करीब हम लोग भारत समाचार पर इस इलेक्शन के दौरान कम से कम 20-25 बार बैठे होंगे, चाहे ब्रजेश जी की द डिबेट हो, चाहे दिन में हो, कभी भी बैठे होंगे। मैंने हर बार एक बात कही है कि लड़ाई बहुत ही कांटे की है, और इतनी कांटे की है कि कुछ भी कहना संभव नहीं। कल रात में भी मैं जब 8 से 9 की डिबेट में बैठा था यहाँ पर ब्रजेश जी के साथ, तो मैंने 2 बातें कही थी। मैंने, ब्रजेश जी ने एक सवाल पूछा था मुझसे कि भाई एग्जिट पोल को आप कैसे देखते हैं। मैंने उसको तुरंत खारिज किया था। मैंने कहा एग्जिट पोल आप देखिएगा, ये गलत साबित होगा। और गलत क्यों साबित होगा? मैंने कहा ये जो डेटा है एग्जिट पोल का, वो इतना है ही नहीं कि इससे सही तस्वीर सामने आए। एक बात। दूसरी बात यह है कि सैंपल साइज पर उसी दिन सवाल उठा दिए थे जी। सैंपल साइज पर मैंने कई बार सवाल उठाए कि सैंपल साइज। बड़ी अपडेट इस वक्त अपने दर्शकों को दे दे। अलीगढ़ से सपा के विजेंद्र चौधरी 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। देखिए, अलीगढ़ में भी सपा की बढ़त है। इलाहाबाद में उज्जवल रमण 7,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। उज्जवल रमण, जिनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। फूलपुर में प्रवीण पटेल 200 वोटों से आगे चल रहे हैं। फूलपुर की अगर बात करें, प्रवीण पटेल। फतेहपुर में नरेश उत्तम, लेकिन 4000 वोटों से पीछे। यहाँ थोड़ा मामला समाजवादी पार्टी का गड़बड़ दिख रहा है। बदायूं में आदित्य यादव 20,000 वोटों से पीछे हो गए हैं। आदित्य यादव पीछे हो चुके हैं 20,000। हालांकि शुरुआती तौर पर बढ़त बनाए हुए थे वो रुझानों में सपा के विजेंद्र चौधरी, लेकिन 15,000 वोटों से आगे हैं। इलाहाबाद में उज्जवल रमण 7,000 वोटों से आगे है। देखिए, जनादेश 2024 और तमाम जगहों की तस्वीरें, आंकड़े लगातार आप भारत समाचार पर देख रहे हैं। देवकी नंदन जी, आपका विश्लेषण कंटिन्यू जी। मैं कुछ डेटा के हिसाब से आप देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसको करीब 9% जो उत्तर प्रदेश में डेटा है, जो अभी तक का जो डेटा आप ECI पर भी जो मैं देख पा रहा हूं अपने उस पर, उसमें मैं ये देख पा रहा हूं कि करीब 9% से ज़्यादा का नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को, यहाँ पे गर्मी बहुत लग रही है, वोट का नुकसान हो रहा है, करीब 9% से ज़्यादा। और जो समाजवादी पार्टी है उसको करीब 14% वोट का फायदा हो रहा है। ये एक बड़ा उलटफेर है। और ये मैं शुरू से ये देख पा रहा था कि समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस का जो गठबंधन है, मैं उस गठबंधन को 2019 से एकदम अलग गठबंधन मानता रहा हूं, हमेशा मानता रहा हूं, आज फिर मान रहा हूं।
2019 में जी। जो कहा जा रहा था कि सबसे बड़ा गठबंधन है ओके। बसपा सपा का, हाँ। उसमें बसपा का वोट ये समाजवादी गठबंधन पार्टी लोगों को ने ट्रांसफर सिरे से नहीं। नकार दिया था मनीष जी। ये बोला जा रहा था कि ये फॉर्मूला बिल्कुल फेल है। 2017 में भी जब आप लोग साथ आए थे उस वक्त भी सवाल उठे थे, इस बार भी सवाल उठे थे, लेकिन यहाँ पर अब जीत की तरफ फिलहाल बढ़ता दिख रहा है। हालांकि इंतजार करना बाकी है। मनीष जी, इस पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगी आपसे, लेकिन मैं अपने तमाम जो पैनलिस्ट है गुजारिश उनसे करूंगी कि प्लीज आप लोग कम शब्दों में कम समय में अपना अपना विश्लेषण करें ताकि सबकी बात सामने आए, क्योंकि यहाँ पर तमाम अपडेट्स भी अपने दर्शकों को देना होता है। मनीष जी, इस पर छोटा सा विश्लेषण, उसके बाद मैं बीजेपी के गेस्ट के पास जाऊंगी। जी स्वाति जी, 5 नवंबर 1992 को जब बेगम हजरत महल पार्क में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ तो हम लोगों ने जिन नीतियों, सिद्धांतों और विचारों को लेकर के पार्टी का निर्माण किया था नेताजी के यशस्वी नेतृत्व में, उसी पर हम आज भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कायम हैं। और हम लोगों ने कभी भी विचारों से, सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सामंती ताकतों के सामने कभी नहीं झुके। हम लोगों ने अनवरत उनसे लड़ाइयाँ लड़ी, वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से उनसे लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। इन हाल के 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के खिलाफ हमारे 28,000 से ऊपर महत्वपूर्ण पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के ऊपर गैंगस्टर लगाए गए, गुंडा एक्ट लगाए गए और तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए। उसके बावजूद हम लोगों ने कभी उनके सामने अपना पीठ नहीं दिखाया। और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का परिणाम हुआ कि जनता ने यह महसूस किया कि समाजवादी पार्टी इकलौती ऐसी उत्तर प्रदेश की पार्टी है जो जनहित के मुद्दों पर उनके साथ खड़ी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बेरोजगारी का सबसे बड़ा मसला था, सामाजिक न्याय का था, आरक्षण का था, संविधान का था, इनको जन जन तक पहुंचाया। और 1,62,000 जो उत्तर प्रदेश के बूथ हैं, उन बूथों पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बैठकों के माध्यम से लोकसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों को, नेताओं को बुला करके उन्होंने बैठक पहले किया। एक सवाल मनीष जी मैं आप लोगों से जरूर लेना चाहूँ। ईवीएम पर बड़े सवाल उठाए, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। सुबह जब मैं बात करी तो वो कह रहे थे बीजेपी के गेस्ट की आप लोग सवाल उठा रहे हैं, अब क्या कहेंगे? अगर समाजवादी पार्टी जीत जाती तो तब भी क्या ईवीएम पर विश्वास रहेगा आप लोगों का? जी, हमारी पार्टी का और हमारा स्पष्ट मानना है कि जिस संवैधानिक संस्था पर जनता अविश्वास पैदा कर दे तो उस पर हमको, सब लोगों को संदेह है। आज भी हम कह रहे हैं कि ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर पे जाना चाहिए। इसलिए चुनाव आयोग ने खुद स्वीकार किया है कि इस इलेक्शन को हमें 1 महीना पहले खत्म करना चाहिए था। तपती धूप में बिना किसी व्यवस्था के जिस तरह से जनता ने उदासीनता में वोट दिया है, जनता जागरूक होकर के खुशी मन से वोट नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी को इसका भी खामियाजा उठाना पड़ा है। और जनता ने जो हमें उत्तर प्रदेश में जनादेश दिया है, हम इसको स्वीकार करते हैं और आभार प्रकट करते हैं और जनता के प्रति हम कृतज्ञ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और राजेश चौधरी जी, मैं भी चाहूंगी आपसे एक प्रतिक्रिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी अभी फिलहाल आगे बढ़ती दिख रही है और जो औपचारिक डेटा है वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रदेश में योगी सरकार है, देश में मोदी सरकार है और कई बातें, कई दावे आप लोगों की तरफ से भी किए गए। आपको क्या लगता है कि कुछ कमी रह गई? देखिए, कोई कमी नहीं रह गई। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में सरकार बनाई थी, 2019 में सरकार बनाई थी और 2024 में भी हम सरकार बना रहे हैं। स्पष्ट बहुमत के साथ एनडीए जीत रहा है और अभी शाम होने दीजिए, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, बहुत कम अंतर से आगे चल रहे हैं जी। आप जितनी सीटों को देखेंगे कोई, अच्छा मेरठ की बात कर लीजिए राजेश चौधरी जी। मेरठ में तो बड़ा मामला कठिन लग रहा था क्योंकि अरुण गोविल को आपके संगठन के ही लोग पसंद नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए तो वहीं पे बड़ा, और अगर वो जीत भी होती खुद संगठन के नेताओं का वहां पर खुशी का विषय है जी। ये कोई हमारे लिए कोई जांच का विषय नहीं है। हम तो सरकार बना रहे हैं स्पष्ट बहुमत के साथ। लेकिन एक सवाल मेरा जरूर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य, 80 सीटें आती है, अगर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार होने के बावजूद आपकी सीटें इस तरह से कम हो रही है तो एक बड़ा नुकसान मान रहे हैं बीजेपी के लिए आप कि नहीं? उत्तर प्रदेश में हमने 2017 में सरकार बनाई थी, 2022 में सरकार बनाई थी और आने वाले चुनाव में फिर हम वहां विजयी होंगे। कोई बात नहीं, हम तो दिन रात लोगों के बीच जाकर के उनकी सेवा, उनका काम करना, गरीब हितों की योजनाओं को लागू करना, ये हमारा काम है। और अभी तो बहुत एकदम जल्दबाजी है ना जी। बिल्कुल, अभी जल्दबाजी, अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा। इंतजार करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। फिलहाल जो डेटा सामने आ रहा है वो देखिए बताना भी जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और बड़े बड़े चेहरे जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लीड बनाए हुए हैं। बीजेपी से बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को इस वक्त भारत समाचार पर दे दे। मैनपुरी से डिंपल यादव 75,000 वोटों से आगे चल रही है।
कैंडिडेट डिंपल यादव आगे चल रही है। कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट पुष्पेंद्र सरोज भी 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और माफ कीजिएगा सीतापुर में राकेश राठौर 70,000 से आगे चल रहे हैं। भदोई में बीजेपी 20,000 वोटों से आगे चल रही है। भदोई की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन ने यहां से ललितेश पति त्रिपाठी को उतारा था मैदान में। और कैराना की बात करें तो इकरा हसन 20,000 वोटों से आगे चल रही। तो देखिए तमाम जगहों की स्थितियां हैं, लगातार उतार चढ़ाव आप देख सकते हैं वहां पर दिख रहे हैं। हालांकि कभी कोई कैंडिडेट बढ़त बनाता है, कोई किसी में गिरावट देखने को मिल रही, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला होता जा रहा है। अगर बात उत्तर प्रदेश की कर ले, राकेश राठौर 70,000 वोटों से आगे, वहीं बीजेपी 20,000 वोटों से आगे चल रही है इस वक्त भदोई में। देखिए बड़ा सवाल यह है कि आज क्या होता है। उत्तर प्रदेश का जो परिदृश्य है, सभी की निगाहें इसी पर है। मैनपुरी से डिंपल यादव 75,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रही है। एनडीए फिर एक बार, तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगा, क्योंकि देश को स्थिर और निरंतर सरकार चाहिए, एक ईमानदार दमदार नेता चाहिए। और आज जो दुनिया की उम्मीदें भारत से हैं, उन पे खरा उतरने के लिए ये निरंतरता और स्थिरता बहुत आवश्यक है। और जो देश की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है, उसको और गति देने के लिए, विकासात्मक कार्यों को गति देने के लिए इस सरकार का, एनडीए की सरकार का फिर से सत्ता में आना आवश्यक था और जनता ने उसके पक्ष में मतदान किया। आंकड़े सबके सामने आ रहे हैं और मुझे लगता है जब तक पूरे आंकड़े आएंगे, शानदार रिजल्ट एक बार फिर होगा। क्योंकि तीसरी बार सरकार बनाना अपने आप में कई बार चुनौती होता है, लेकिन असंभव को भी संभव करके दिखाएंगे। एक तरफ इंडिया ब्लॉक भी काफी खुश नजर आ रहा है, उनको लग रहा है कि उनकी भी काफी इम्प्रूवमेंट हुई है पहले से, और उनकी भी एक मीटिंग होने जा रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी 250 सीटों पार करने दिख रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अभी 100 सीटों के आसपास भी नहीं दिख रही। अपने आप में काफी गैप है और कुल मिला के जो हमारा एनडीए गठबंधन है, उसको भारी बढ़त बाकियों से बनाई हुई और आगे भी बनी रहेगी। लगातार 5वीं जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जिम्मेदारी और बढ़ गई आपकी? मैं जनता का आभारी हूं जिन्होंने 5वीं बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से अब तक भारी बढ़त दिलाई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई ने, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बहुत विश्वास हर बार व्यक्त किया और मुझे पूर्ण। अनुराग ठाकुर को अभी आप सुन रहे थे, हालांकि वो जीत पर लगातार आश्वस्त नजर आ रहे हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कैराना में इकरा हसन 20,000 वोटों से आगे चल रही है। कैराना की बात करें, इकरा हसन को समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है। इटावा में समाजवादी पार्टी के जितेंद्र दोहरे भी 24,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा 70,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की। मैनपुरी में डिंपल यादव 80,000 से भी आगे निकल कर चली गई, बहुत तेजी के साथ आगे वो बढ़ती जा रही, बढ़त बनाए हुए हैं। घोसी की बात करें तो 16 राउंड बीत चुके हैं। राजीव राय इस वक्त 13,000 से आगे। राजीव राय के सामने ओपी राजभर के बेटे मेरठ में अरुण गोविल फिर से 1500 वोटों से आगे हुए। यानी कि देखिए जो टक्कर है बड़ी दिलचस्प है, बराबर बराबर का जो मुकाबला है वो बना हुआ है। कभी सपा का कैंडिडेट आगे चला जाता है तो कभी बीजेपी का। इटावा में सपा के जितेंद्र दोहरे 24,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। इटावा समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा 70,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और तमाम जानकारियां हम लोग जिस तरीके से भारत समाचार पर दिखा रहे हैं, एक बार रुक करते हैं राजेश चौधरी का। राजेश चौधरी जी, आप हालांकि जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है, लेकिन आज वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है सर। नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस है। आप देख रही है लगातार परिवर्तन हो रहा है। आप भी कभी कुछ आंकड़े बताती हैं तो परिवर्तन हो रहा है। जनता है, इसका आदेश तो सबको स्वीकार करना ही होगा। तो मुस्कुराइए ना, परिणाम आएगा उसका हम स्वागत करेंगे, पर हम जल्दी निराश होने वाले नहीं है। मोदी सरकार की नीतियों पर जनता ने भरोसा जताया है। पूरे देश के अंदर तीसरी बार सरकार बनाना कोई आसान काम नहीं है। दूसरी बार प्रधान नहीं बन पाता, ये प्रधानमंत्री का चुनाव है जी। तो हमें कोई निराश होना। रायबरेली में बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह ने हार स्वीकार कर ली है। देखिए राहुल गांधी उनके सामने और दिनेश प्रताप के सामने
दिनेश प्रताप ने हार स्वीकार कर ली है, रायबरेली वासियों से माफी मांग ली है। बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह जो वहां से बीजेपी के कैंडिडेट थे, उन्होंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ रहे थे, दिनेश प्रताप ने रायबरेली वासियों से माफी मांगी। हालांकि अच्छी खासी कैंपेनिंग उनके द्वारा हुई, लेकिन जनता ने शायद स्वीकार नहीं किया बीजेपी कैंडिडेट दिनेश प्रताप सिंह को। दिनेश प्रताप ने रायबरेली वासियों से माफी मांगी है और जबरदस्त तरीके से, देखिए कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, प्रचार दोनों तरफ से जोरदार तरीके से हुआ। लेकिन आज तो बारी जनता की है और मेरे साथ मेरे सहयोगी सीमाब जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा अपडेट लिए। सीमाब, क्या अपडेट है? दिनेश प्रताप ने रायबरेली वासियों से माफी मांग ली है। जी बिल्कुल, दरअसल दिनेश प्रताप सिंह ने जो फेसबुक पोस्ट किया है अपना, उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये लिखा है कि मैंने रायबरेली की देवतुल्य जनता की विनम्रता के साथ खूब परिश्रम करके सेवा की और फिर भी मुझे अपनी सेवाओं के दौरान मन वचन कर्म से कोई त्रुटि रह गई हो या किसी को कोई पीड़ा पहुंची हो तो हम रायबरेली के लोगों से क्षमा चाहते हैं। दरअसल वो चुनाव लड़ रहे थे रायबरेली से और उनके सामने राहुल गांधी रायबरेली से प्रत्याशी रहे और राहुल गांधी बड़ी अंतर से आगे चल रहे हैं। इसके बाद फिर उन्होंने ये पोस्ट किया है। साथ ही साथ अपने तमाम उन शुभचिंतकों पार्टीजनों का हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अथक परिश्रम किया, चुनाव खूब अच्छा लड़ा, लेकिन निर्णय हमारे हालांकि डगर विश्लेषकों के मुताबिक, आपने भी सुना होगा, बोल रहे थे राहुल गांधी के लिए विश्लेषक की उनके लिए भी डगर आसान नहीं है, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि आसानी से मुकाबला जीत लेंगे। लेकिन देखिए अब तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। सीमा, आप क्या कहेंगे? देखिए, जो विश्लेषक हैं, पता नहीं कौन सा विश्लेषण करते हैं बैठ के। राहुल गांधी की सीट तो सबको पता था कि बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं राहुल गांधी। तमाम जगहों की सीटें ऐसी हैं कि जो बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें तो सबको पता थी। लेकिन विश्लेषक किस हिसाब से विश्लेषण करते हैं इस पर तो मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन वहां पर दिनेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में थे, उत्तर प्रदेश सरकार में वो मंत्री हैं और साफ तौर पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि वो राहुल गांधी को कड़ी टक्कर देंगे। लेकिन जो जनता थी वहां की, वो पूरी तरह से राहुल गांधी के साथ थी। हम लोग फील्ड पे रहे, देखा, समझा, जाना और आज वो परिणाम सामने आ रहे हैं। अब उन्होंने दिनेश प्रताप सिंह ने हार अपनी स्वीकार कर ली और माफी मांग ली। विश्वसनीयता पर लोग सवाल उठा रहे थे। और चलिए, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए सीमाब। हमारे साथ विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं, दो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, संजय बेचन जी और हमारे साथ देवकी नंदन मिश्रा जी मौजूद हैं। बातचीत हो रही है। संजय बेचन जी, आप ही के पास आएंगे। देखिए, रायबरेली की तस्वीर सामने आ गई। जो वहां के कैंडिडेट थे बीजेपी के, उन्होंने हार स्वीकार कर ली है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, राहुल गांधी, रायबरेली कांग्रेस की परंपरागत सीट है, परंपरागत सीट है और वहां से कांग्रेस जीतती रही है। तो राहुल गांधी के रायबरेली से जीत में कभी कोई संशय नहीं था। लड़ाई जरूर थी, एक चुनौती पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन जिस तरह से वहां कैंपेन को कांग्रेस ने हैंडल किया, जिस तरह से सोनिया गांधी ने वहां के लोगों से भावुक अपील की और जिस तरह से वहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैंप डालकर बैठे रहे, उसका नतीजा सामने आ रहा है। तो रायबरेली को लेकर कोई संशय नहीं था। रायबरेली उनकी परंपरागत सीट है, तो उसमें उस जीत को लेकर मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, कोई नई बात नहीं हुई। अमेठी को लेकर सर कोई प्रेडिक्शन करना चाहे, क्योंकि अमेठी से भी लगातार कांटे का मुकाबला है। स्मृति ईरानी थोड़ा पीछे चल रही थी, बीच में वो आगे। अमेठी में लड़ाई बहुत कांटे की है। और एक चीज समझिए कि केएल शर्मा अमेठी में ही रहते हैं, तो एक वो वहाँ वो जो स्थानीय लोकल होने का है, उनको उसका एडवांटेज मिल रहा है। अब लड़ाई बहुत बहुत कांटे की है, देखते हैं क्या होता है। शुरुआती रुझान में तो अभी आगे चल रहे हैं, वेट एंड वॉच। अभी प्रेडिक्शन करना, देखिए ये बहुत क्लोज। ठीक है, मैं अभी यहाँ से जब बताया जाएगा, मुझे लगता है सुनना बहुत दिलचस्प होगा। मेरठ से प्रत्याशी हैं मेनका गांधी, अनुप्रिया पटेल लगातार पीछे चली। देखिए, बहुत बड़े चेहरे बीजेपी के, मेनका गांधी, अनुप्रिया पटेल पीछे चल रही। कौशाम्बी में पुष्पेंद्र सरोज 41,258 वोटों से आगे चल रहा है। ये बड़ी अपडेट है, तमाम बड़े चेहरे पीछे चल रहे हैं। घोसी में राजीव राय 20,000 वोटों से आगे हो चुके हैं। उनके सामने ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर है। मुजफ्फरनगर की बात करें तो सपा यहाँ पर भी 40,000 वोटों से लीड बनाए हुए आगे बढ़ती दिख रही है। मेनका गांधी
पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। बीजेपी का बड़ा चेहरा है, संजय गांधी की पत्नी है और सुल्तानपुर से चुनाव लड़ी, हालांकि वो अभी पीछे दिख रही हैं। और इसके साथ साथ अनुप्रिया पटेल भी केंद्रीय मंत्री हैं, उनको टिकट दिया गया मिर्जापुर से, लेकिन वो भी फिलहाल पीछे दिख रही है। घोसी में राजीव राय 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी 40,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रही है। सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त आप देख पा रहे हैं भारत समाचार पर, और तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, बातचीत लगातार कर रहे हैं। देवकी नंदन मिश्रा जी, तमाम बड़े चेहरों की साख दांव पर लगी। अभी आपने सुना कि किस तरीके से राहुल गांधी लगभग जीत की कगार पर है और उनके सामने जो प्रत्याशी उन्होंने घुटने टेक दिए हैं, और साथ ही साथ तमाम बड़े चेहरे, चाहे मेनका गांधी की बात कर ले और देखिए अनुप्रिया पटेल की बात कर ले, और भी कुछ चेहरे वो पीछे दिख रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, मैंने इसी चैनल पर कहा था कि जो 5 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, वहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है, वहाँ वो सारे लोग जीत रहे हैं। उनमें से एक सीट राजनाथ सिंह की है, जहाँ पर लखनऊ में हम बैठे हुए हैं, अमेठी की, अमेठी कह रहा हूँ, रायबरेली की, और कन्नौज की, मैनपुरी की, और बनारस की सीट। इन सीटों पर मैंने कई बार इस बात को कहा कि यहाँ पर कोई फाइट नहीं है। वहाँ पर ये सभी सीटें जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, डिम्पल यादव हो, राजनाथ सिंह हो, या फिर नरेंद्र मोदी जी हों, ये सारे लोग जीतेंगे। बाकी जितनी भी सीटें हैं, करीब 76 सीटें उसके बाद बचती हैं, इन सभी 76 सीटों पर क्लोज फाइट है। और बार बार मैं इस बात को कह रहा था, और एक बात मैंने एक दिन और कही थी कि यह एक लिटमस टेस्ट होगा अनुप्रिया पटेल का, कि क्या 10 साल में मंत्री रहने के बाद, उनके पति उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, क्या कुर्मी उनके साथ खड़ा होता है या नहीं खड़ा होता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 11 कैंडिडेट कुर्मी दिए थे और 1 कुर्मी कैंडिडेट जो है कांग्रेस ने लड़ाया था, और ये सभी जो है बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट में लड़ रहे थे। तो इस नाते बहुत ही समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी वहां से अरविंद राजभर है, ओम प्रकाश, उनकी भी कड़ी परीक्षा मान लीजिए सर है बहुत ज्यादा। बिल्कुल, मैंने ये बात कही थी कि 2 लोगों की कड़ी परीक्षा मैंने कही थी उत्तर प्रदेश सरकार में। संजय निषाद के बेटे एक तो संजय निषाद की, और दूसरा मैंने कहा था ये ओम प्रकाश राजभर के बेटे, क्योंकि ये दोनों लोग उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और पूर्वांचल में बैकवर्ड का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। अपनी अपनी जातियों पर इनकी बड़ी गहरी पकड़ है। और जैसे संजय निषाद कहते हैं कि सारे निषाद मेरे साथ हैं, लेकिन उनके जो बेटे हैं वो काफी पीछे चल रहे हैं। और जो समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर में एक कैंडिडेट खड़ा किया है, काजल निषाद, वो भी बड़ी कड़ी टक्कर दे रही है। राधा रमन जी के हमेशा मैं जाती हूँ वहीं पे, वहाँ पूजा किया, और हम ये प्रार्थना किया कि हम मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बने, उनके लिए प्रार्थना की। हमारे लिए तो है, हमारा अच्छा है, फिर भी देश को जरूरत थी मोदी की बहुत, देश के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए जो इतना कुछ किया है, बहुत ज़रूरी है हमारे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनकर आने के, वेरी इम्पोर्टेंट। अभी अच्छे मतों से आप जीत रही हैं, तो मथुरा के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? अभी भगवान की कृपा, श्री कृष्ण की कृपा से हम जीतेंगे ज़रूर। जीतने के बाद ये पूरा मथुरा, वृंदावन, पूरा ब्रज के लिए जो सेवा करने का जो मैंने बोला हुआ था, वैसे ही मैं करूँगी। यहाँ का अच्छा से टूरिज़्म बने, बहुत सब कुछ बहुत बढ़िया बने, और यहाँ का जो वृंदावन, मथुरा, इन सब ब्रज का जो स्वरूप है उसको मेंटेन करते हुए अच्छा, बहुत खूबसूरत डेवलपमेंट करना चाहते हैं। हेमा मालिनी को अभी आप सुन रहे थे, मथुरा की संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और अभी वो आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। और बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें कि मेरठ में अरुण गोविल फिर 3000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। देखिए, मेरठ की जो टक्कर है बड़ी कांटे की है। सपा की सुनीता वर्मा से पीछे अरुण गोविल एक जाना माना नाम टीवी इंडस्ट्री का, देश भर में उनको राम नाम से काफी विख्यात हुए, राम नाम की छवि लोग उनमें देखते हैं। और साथ ही साथ बात की जाए समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट सुनीता वर्मा, उनको काफी कड़ी टक्कर दे रही हैं। मेरठ में अरुण गोविल इस वक्त 3000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अरुण गोविल के बारे में ये कहा जाता था कि संगठन शायद उनको उतना पसंद नहीं कर, क्योंकि वो मुंबई के, हालांकि वो बार बार ये कह चुके थे कि वो पूरी तरीके से यही के रहने वाले हैं और शुरुआत में बचपन में उन्होंने तमाम समय यहाँ पर बिताया, तमाम चीजें अपनी तरफ फिलहाल
सुनीता वर्मा समाजवादी पार्टी की वो आगे बढ़ती दिख रही हैं। अरुण गोविल यहाँ पर पीछे है 3000 वोटों से। बातचीत लगातार हो रही है और विश्लेषण भी हमारे साथ तमाम गेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त मैं रुक करूंगी। जी सर, आप अपना कंप्लीट कीजिए। मैं एग्जिट पोल को वैसे तो पूरी तरह से खारिज करता रहा हूं पहले दिन से ही, और कल भी मैंने खारिज किया। जिस दिन एग्जिट पोल आया उस दिन भी खारिज किया, हर जगह मैंने खारिज किया। लेकिन एक एग्जिट पोल की बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं कि एग्जिट पोल में एक सीट आई थी नगीना, और बताया जा रहा था कि उसमें जो रावण है, चंद्रशेखर रावण, वो जीत सकते हैं। वो मुझे लग नहीं रहा था। लेकिन मैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर और जो हमारे लैपटॉप पे दिख रहा है कि उस सीट से वो आगे चल रहे हैं, तो वो एक बात एग्जिट पोल की सही हुई है। बाकी सारी बातें मतलब समझिए कि 99.99 गलत हो गया है, और वही 0.1% एक सही नजर आ रहा है कि नगीना से वो आगे चल रहे हैं। 350 से किसी एग्जिट पोल ने नंबर ही नहीं दिया। सारे लोगों ने 352 से शुरू करके 401 तक का डेटा दिया था। ऐसा लग रहा था कि ये सारे एग्जिट पोल कहीं एक ही जगह बैठ के बनाए गए हैं और निकाल दिए गए। वही तो सवाल था कि एग्जिट पोल्स का आखिरकार आधार क्या है। मैं भी इलेक्शन पर नजर रखता हूं, इलेक्शन की बहुत बारीक नजर रखता हूं हर चीजों पर, लेकिन मुझे कहीं नहीं लग रहा था। बिल्कुल आपका आंकलन लगभग बिल्कुल सटीक था। जो आपका विश्लेषण था, जो हम लोग भारत समाचार पर उस दिन कर रहे थे, आपकी बात लगभग सच साबित होती दिख रही है। एक बार रुक करते हैं कांग्रेस के गेस्ट सुधांशु वाजपेयी जी का। सुधांशु जी, रायबरेली के लिए तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं, हालांकि थोड़ा इंतजार जब तक पूरा आ नहीं जाएगा। रायबरेली पर तो कोई संदेह ही नहीं था पहले दिन से, लेकिन उससे भी ज्यादा मजेदार है अमेठी, क्योंकि जहां मतलब बड़े जो बार बार ये कहा जा रहा था, जो हमने रणनीतिक रूप से कदम उठाया था वो आज सटीक बैठा कि हमारे प्रतिनिधि से स्मृति जी हार रही हैं, ये बहुत स्पष्ट है। और प्यादे से हराने की बात हो रही थी कि बिल्कुल कि आखिर अपने क्यों लड़ा जा, प्यादे से इनको हराया जाए। तो दूसरी बात ये है कि अभी देखते जाइएगा 240 से ऊपर नहीं जाएगी बीजेपी, और इनके जो सहयोगी हैं सब इंडिया गठबंधन के साथ आने वाले हैं, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं। क्योंकि उधर जो लोग हैं ना वो डर से हैं, इधर जो आएंगे वो मोहब्बत के साथ आएंगे, क्योंकि मोहब्बत की दुकान हमारे पास है। ठीक है, तो मोहब्बत के साथ आएंगे और इंडिया गठबंधन मोहब्बत की दुकान इस बार चल गई, मोहब्बत की। ठीक है, एक बड़ी अपडेट, लखनऊ में आपस में भिड़ गए और समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता। लखनऊ से बड़ी खबर है, देखिए रमाबाई अंबेडकर मतगणना स्थल का यह हाल है, वहां पर मारपीट हो गई है। बड़ी अपडेट है लखनऊ से, दोनों में कहा सुनी के बाद जमकर मारपीट भी हो गई। तो आपसी संघर्ष की कहानी लखनऊ में यहां पर सामने आई है। मारपीट में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का सिर तक फट गया है। देखिए ये बड़ी अपडेट है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, जांच पड़ताल जारी है। जहां एक तरफ काउंटिंग चल रही है, लगातार नतीजे रुझान सामने आ रहे हैं, वहीं लखनऊ में ये स्थितियां आ गई कि आपस में ही सपा और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए रमाबाई स्थल की है, जहां पर मतगणना हो रही है लखनऊ की 2 सीटों को लेकर, और वहां पर नौबत ये आ गई कि सपा और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ पड़े। आप देखिए इन तस्वीरों में, जहां इससे निपटने के लिए प्रशासन ने मुकम्मल इंतजाम किए थे, लेकिन नौबत यहां तक आ गई और बताया जा रहा है कि इसमें सपा के कार्यकर्ता का सिर तक फट गया। देखिए आपसी सौहार्द और भाईचारे की जो बात कही जा रही थी, प्रशासन के दावे कहीं ना कहीं इसमें थोड़े से फिसड्डी साबित होते दिखे। आपस में कार्यकर्ता सपा और बीजेपी के भिड़ गए। आप देखिए जहां एक तरफ मतगणना चल रही है उत्तर प्रदेश में 80 सीटों के लिए, वहीं लखनऊ में सपा और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। मतगणना स्थल के बाहर का ये वाकया है, मारपीट हुई सपा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, और इतना ज्यादा मामला बढ़ गया कि देखिए नोकझोंक तो हुई, उसके बाद सपा के कार्यकर्ता का सिर तक फट गया। पुलिस प्रशासन, प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है, मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जहां एक तरफ नतीजे आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मतगणना स्थल के बाहर लखनऊ में मारपीट तक हो गई। आप देखिए वहां की तस्वीरें, आपस में भिड़ पड़े सपा और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में। कफील जुड़ गए इस खबर पर। कफील, क्या है माजरा? देखिए ये रमाबाई अंबेडकर मैदान के बाहर सपा और जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो अपना खेमा लगाए हुए हैं,
दोनों कार्यकर्ताओं के बीच में कहासुनी हुई, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद थी, मौके पर पुलिस पहुंच गई। अब मामला शांत है। एक जो कार्यकर्ता है वो घायल बताया जा रहा है। दोनों तरफ से काफी देर तक हंगामा होता रहा। फिलहाल पुलिस ने सभी को अलग कर दिया है। माहौल शांतिपूर्ण है, लेकिन जिस तरह से मारपीट हुई थी उसके बाद कहीं न कहीं यहाँ का माहौल काफी तनावपूर्ण था। अब पुलिस ने स्थिति संभाल ली है। क्या स्थिति है कफिल? अपडेट अभी क्या है? एक कार्यकर्ता का सिर तक फट गया है, सुनने में आ रहा है सपा के। बिल्कुल, देखिए जो सपा के कार्यकर्ता, उनका आरोप है कि भाजपा के जो तमाम कार्यकर्ता थे उन्होंने उन पर हमला किया, जिसके बाद एक कार्यकर्ता के सर में चोट आई है। लेकिन जो पुलिस है उसने स्थिति संभाल ली है। अब यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जो सपा का खेमा है वो उधर, जो तमाम कार्यकर्ता अलग हैं, और भाजपा का जो खेमा है अलग कर दिया गया है। फिलहाल दोनों के खेमे के बीच में अब पुलिस तैनात है, बैरिकेड कर दिया गया है। किसी तरह आगे कोई स्थिति न बिगड़े, इसको लेकर पुलिस अब मुस्तैद है। रमाबाई, स्थल की तस्वीरें और डिबेट हमारी कंटिन्यू चल रही है। ऐसी चुनाव के नतीजों पर हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए स्टूडियो में बातचीत करने के लिए एक बार रुक करते हैं संजय बेचन जी का। संजय जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी इस पर दे दें। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, राजेश चौधरी जी। राजेश चौधरी जी, तमाम जगहों की तस्वीरें दिख रही हैं और अभी आपने देखा लखनऊ से भी एक तस्वीर सामने आई जहां पर सपा और बीजेपी के कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ पड़े। जी जी सर, राजेश चौधरी जी, आवाज आ रही है मेरी? राजेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, उनसे संपर्क अभी नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क साधे। संजय बेचन जी, जी बताएं। जी, तमाम सीटों पर अब देखिए, अब लगातार जो तस्वीरें अब धीरे धीरे क्लियर होती दिख रही है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक पे तमाम सीटों पर अब स्थिति धीरे धीरे साफ होती दिख रही है। क्या कुछ आंकलन है इस पर अभी आपका? देखिए, अब आकलन क्या, अब तो सब नतीजे आ रहे हैं। अब आकलन की तो कोई बात ही नहीं है। तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती जाएंगी और अभी जो रुझान दिख रहे हैं वो एकदम कांटे की टक्कर क्या है, बीजेपी पिछली बार एनडीए को 62 सीटें मिली थी, जबकि जो मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल 131 वोटों से आगे चल रही है। अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री हैं केंद्र में। भदोई से विनोद सिंह बिंद 21,000 वोटों से आगे है। सपा के कैंडिडेट है विनोद बिंद, और मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल 131 वोटों से फिलहाल आगे चल रही हैं। तो जो टक्कर है काफी दिलचस्प है, काफी कड़ी भी मानी जा रही। कौशाम्बी से सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज भी आगे चल रहे हैं। और उन्नाव की अगर बात की जाए, अन्नू टंडन जो पिछली कई बार विधायक रह चुकी है, कांग्रेस से सांसद रह चुकी है, वो फिलहाल पीछे चल रही है। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल 131 वोटों से आगे चल रही है। और भदोई से विनोद बिंद 21,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आप देख रहे हैं। मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल 131 वोटों से फिलहाल आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कौशाम्बी में सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज 46,712 वोटों से आगे चल रहे हैं। और मेरे साथ बातचीत फिर उसके बाद बात करेंगे। जिस तरह से आपकी वोट की बढ़त हो रही है, आप किसे श्रेय देंगे? यहाँ की जनता और गांधी परिवार को। तो देखिए, अब अमेठी और रायबरेली की जो स्थिति काफी दिलचस्प मानी जा रही थी, बातचीत हो रही है। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए संजय बेचन जी। ये कह रहा था कि इसमें जो नुकसान अभी दिख रहा है वो भाजपा को दिख रहा है और इंडिया गठबंधन को बढ़त दिख रही है। इनफैक्ट सेंध जो है, टक्कर की चुनाव से ज्यादा मैं इसको ये कहूंगा कि इंडिया ब्लॉक एनडीए गठबंधन के किलों में सेंध लगाता हुआ दिख रहा है और एकदम उसकी बराबरी में आकर खड़ा हुआ है। तो नतीजे देखिए क्या आते हैं फाइनल, लेकिन मामला बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही क्लोज कंटेस्ट है हर सीट पर। अभी जैसे आप बता रही थी कि अनुप्रिया पीछे चल रही है, फिर 131 वोटों से आगे चल रही है। अभी मेरे ख्याल से 50% वोटों की गिनती नहीं हुई है। जब ये 60-70% वोटों की गिनती हो जाएगी तो
पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल। अभी तो बहुत ही क्लोज कंटेस्ट है, बहुत क्लोज कंटेस्ट। बिल्कुल, अभी कोई पार्टी आगे बढ़ रही है तो थोड़ी देर बाद वो पीछे हो जा रही है, अप एंड डाउन लगातार आते दिख रहे हैं। इस पर मैं एक रिएक्शन चाहूंगी राजेश चौधरी जी आपका। फिलहाल जो चीजें निकल कर आ रही है अभी उसमें बीजेपी का नुकसान दिख रहा है, फिर भी हम सब इंतजार कर रहे हैं लास्ट समय तक का, अंतिम वक्त तक का। जी देखिए, मैं थोड़ी देर पहले आपकी स्क्रीन पर देख रहा था कि बीजेपी की 34-35 सीटें आप दिखा रहे थे और पिछले आधे घंटे के अंदर ही बढ़ते बढ़ते 39 पर वो पहुंच गए। तो जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं, ये अभी तो ट्रेंड आ रहा है और बहुत जल्दबाजी है, अर्ली है। अभी जैसे जैसे और वोटों की गिनती होती चली जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बढ़ती चली जाएगी और पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे तो आज हम स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। 2 बार से पहले हमारी सरकार थी। अच्छा सर, 2014 में तो आप, मैं मानती हूँ आप लोगों की, पूरा देश जानता है आप लोगों की लहर थी। 2019 में भी अच्छी खासी सीटें आपने जीती, 62 सीटें, लगभग 92% रिजल्ट आया उत्तर प्रदेश का और देश में तो काफी अच्छा था ही था। लेकिन इस बार आपको लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो शायद जनता ने पसंद नहीं किए, अगर आप बताना चाहें? देखिए, जब तक मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा तब तक परिणाम नहीं आ जाएगा। अभी तो ट्रेंड है, ट्रेंड में क्या बोला जाए। अभी कोई आदमी 20,000 से आगे चल रहा था वो फिर पीछे हो जा रहा है, कोई 50,000 आगे चल रहा था वो 2,000 से पीछे हो जा रहा है। तो लगातार ट्रेंड चेंज हो रहा है और ये रहता है क्योंकि हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो हर पार्टी का किसी क्षेत्र विशेष में एक पॉकेट होता है। जब वहां पहुंच जाती है काउंटिंग होते होते तो वो पार्टी आगे आ जाती है, फिर दूसरा शुरू हो जाता है। तो ये लहर इसी तरह से रहता है। तो अरुण गोविल जी पर सर कुछ बोलना चाहेंगे? अरुण गोविल जी पर अब आप देख लिया, अरुण गोविल जी 50,000 से आगे चल रहे थे, धीरे धीरे उनका लीड कम होती चली गई, पीछे चले गए, अब खबर आ रही है फिर दोबारा। बिल्कुल, ये मुकाबला है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त 1 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। फर्रुखाबाद में भी बीजेपी आगे चल रही है, लगभग 79,000 वोटों से इस वक्त बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो आगे चल रहा है। बदायूं में आदित्य यादव 18,000 से पीछे चल रहे हैं। आदित्य यादव 18,000 वोट से पीछे चल रहे हैं और फिरोजाबाद में अक्षय यादव 66,000 से आगे चल रहे हैं। अक्षय यादव यहां पर 66,000 वोट से आगे चल रहे हैं। संत कबीर नगर की बात करें तो पप्पू निषाद यहां पर 67,000 वोट से आगे चल रहे हैं। फतेहपुर में नरेश उत्तम पीछे चल रहे हैं। नरेश उत्तम प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के थे, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है, कुछ वोटों से पीछे चल रहे हैं। और बड़ी अपडेट, बांदा में सपा की कृष्णा पटेल भी 4,000 वोटों से आगे चल रही है। मेरठ में अरुण गोविल फिर से 7,000 वोट से पीछे हो गए हैं और सपा की सुनीता वर्मा से पीछे चल रहे हैं अरुण गोविल। हमीरपुर की बात करें तो यहां पर अनुराग ठाकुर जीत चुके हैं। हमीरपुर लोकसभा सीट से अनुराग ठाकुर जीत चुके हैं, ये बड़ी अपडेट है। हमीरपुर लोकसभा सीट से अनुराग ठाकुर की जीत हो चुकी है, ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की। तो काउंटिंग चली रही है, एक्शन कब दिया कब बताइए, ये तो विषय अलग चीज है। उन्होंने तो देखिए बड़ी अपडेट इस वक्त हमीरपुर लोकसभा से, जहां उत्तर प्रदेश की 80 सीटें और हर एक सीट पर बड़ी ही टफ फाइट देखने को मिल रही है, जैसा कि विश्लेषण हम लोग लगातार कर रहे हैं। वहीं अब एक बड़ी अपडेट हमीरपुर से आ गई है, लोकसभा से यहां पर अनुराग ठाकुर जीत चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अभी 100 सीटों के आसपास, अपने आप में काफी गैप है। जो हमारा भारी बढ़त पार्टियों से बनाएगी और आगे लगातार। मैं जनता का आभारी हूं जिन्होंने 5वीं बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से अब तक भारी बढ़त दिलाई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई ने, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बहुत विश्वास हर बार व्यक्त किया और मुझे पूर्ण आशा है कि उनकी उम्मीदों पर हम लोग खरा उतरे भी हैं। रिजल्ट हिमाचल प्रदेश का और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और देश में भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। तो हमीरपुर से बीजेपी के कैंडिडेट, अब देखिए जीत हासिल उनको हुई है। सपा की सुनीता वर्मा से पीछे चल रहे, लेकिन बीजेपी के अरुण गोविल मेरठ में अरुण गोविल 7,000 वोटों से पीछे, क्योंकि
सभी जानना चाह रहे थे कि वहां पर क्या होने जा रहा है। नरेंद्र मेरे साथ मौजूद है। नरेंद्र, दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिरकार मेरठ में क्या चल रहा है। सुनीता वर्मा आगे बढ़ती दिख रही हैं, अरुण गोविल 7,000 वोटों से पीछे। आपके पास क्या सटीक जानकारी है इसको देखते हुए? देखिए, बहुत रोचक मुकाबला है ये अरुण गोविल और सुनीता वर्मा के बीच। और इस समय जो सुनीता वर्मा है 7,183 वोटों से आगे चल रही हैं। आपको बताएं कि अब से करीब आधा घंटा पहले तक जो अरुण गोविल है वो 54,000 की लीड तक पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद उनका जो वोटों का ग्राफ है वो लगातार गिरना शुरू हो गया और सुनीता वर्मा ने उनको पछाड़ते हुए लीड हासिल की है। और इस समय जो मुकाबला देखा जा रहा है उससे ये बिल्कुल अनुमान जो लगाया जा रहा है वो ये है कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से जिन उम्मीदों के साथ यहाँ पर सुनीता वर्मा को चुनावी मैदान में खड़ा किया था वो बिल्कुल जमीन पर उतरते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये जो मुकाबला है बहुत रोचक है और बहुत करीबी मुकाबला है। तो ऐसे में अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि कौन इसमें बाजी मारेगा, लेकिन इतना जरूर है कि लोगों ने दिल खोलकर वोट दिया है दोनों प्रत्याशियों को और ये सीधे मुकाबले में कौन आगे जाता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल, एक बार रुक कर लेते हैं मनीष सिंह जी। मनीष जी, ये मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ के जो नतीजे हैं कुछ तो चौंका रहे हैं। कुछ लोगों का आंकलन भी यही था कि बड़ी टफ फाइट मानी जा रही है और देखिए वही हो भी रहा है वहां पर। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा के आम चुनाव के पहले जिस तरह की धारणा बना करके रखी हुई थी उसका नतीजा है कि इनको इस तरह की दुर्दशा झेलनी पड़ रही है। जैसे अरुण गोविल जी भारतीय जनता पार्टी के एक दिन के कार्यकर्ता नहीं थे, उन्होंने कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं किया। वहाँ के लोगों के जो संगठनात्मक जो उनकी नाराजगी है उसको झेलना पड़ा है। और सबसे बड़ी बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो लोहिया जी ने एक जमाने में नारा दिया था कि महारानी के खिलाफ हम रानी लड़ाएंगे, लोहिया जी के बयान को, लोहिया जी के विचारों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फलीभूत किया, चरितार्थ किया। फैजाबाद सीट को देख लीजिए, हमने एक ऐसे अवधेश प्रसाद जी जो 8 बार के विधानसभा के सदस्य हैं, 8 बार लगातार विधायक बने और उनको लल्लू सिंह जी के खिलाफ उन्होंने लड़ाया। अयोध्या की सीट आज की तारीख में हम जीत रहे हैं। अब मेरठ में सुनीता वर्मा जी जो दलित समुदाय से आती हैं, उस सामान्य सीट पर हमने अरुण गोविल जी के खिलाफ लड़ाया। तो इसका परिणाम यह हुआ कि दलित वर्ग जो है उसने महसूस किया कि जो समाजवादी सिद्धांत है, विचार है, मेहतरानी के खिलाफ। अपने दर्शकों को बता दें कि जगदम्बिका पाल जो कि सांसद हैं, 20,000 से उनकी लीड घटकर 15,000 हो गई है। तीसरी बार लगातार चुनाव वो लड़ रहे हैं। 11 राउंड बाद जगदम्बिका पाल डुमरियागंज में 15,000 से आगे थे और फिलहाल जो लीड थी 20,000 से घटकर उनकी 15,000 हो गई है। जगदम्बिका पाल के बारे में आपको बता दें कि कांग्रेस से वो आए थे बीजेपी में 2014 में। 11 राउंड बाद जगदम्बिका पाल डुमरियागंज में 15,000 से आगे थे, लेकिन अब उनकी जो लीड है वो 20,000 से घटकर 15,000 हो गई है। तो ये भी बड़ी अपडेट है जगदम्बिका पाल से जुड़ी हुई। 11 राउंड की काउंटिंग हुई, इसके बाद 15,000 से फिलहाल वो आगे दिख रहे हैं 20,000 से, लेकिन उनकी लीड नीचे घटकर 20,000 से, माफ कीजिएगा, 15,000 हो चुकी है। और बातचीत हो रही है इस पर लगातार। राजेश चौधरी जी, एक रिएक्शन जानना चाहूंगी आप ही का। जी अभी तो ट्रेंड आ रहा है ना जी। हाँ। जैसा मैंने पहले बोला, स्पष्ट बहुमत के साथ हम सरकार बना रहे हैं और अभी रुकिए, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सर्वाधिक सीटें आएंगी। ऐसा नहीं है, लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जनता का जो आदेश है वो तो सबको सिरोधार्य होगा, स्वीकार होगा, उसमें कोई अंतर है नहीं। पर यदि वास्तव में काम के नाम पर वोट मिलता है, विकास के नाम पर वोट मिलता है, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर वोट मिलता है, सर्व समाज को साथ लेकर के चलने के नाम पर वोट मिलता है, तो भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। अच्छा, ये मानते हैं कि 10 साल की सरकार में कुछ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, लोगों में कुछ तो नाराजगी होगी। आमतौर पर, निश्चित तौर पर एक बात अगर मान भी ली जाए कि सरकार में काम अच्छे हुए, तमाम नीतियां अच्छी थी, लेकिन कोई भी सरकार रहती है तो ये माना जाता है एक तौर पर कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कुछ ना कुछ हो ही जाता है। आप इस फैक्टर को मान रहे हैं क्या सर? देखिए, काम सरकार के अच्छे थे तभी तो सरकार बना रहे हैं। यदि सरकार के अच्छे काम नहीं होते, गरीब ऐसी योजनाएं नहीं होती, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिले होते, आयुष्मान कार्ड नहीं बने होते, उज्ज्वला योजना सिलेंडर नहीं मिले होते, किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही होती, तो ये दोबारा तीसरी बार कैसे रिपीट कर पाते? इसीलिए तो कर रहे हैं, लगातार रिपीट कर रहे हैं। मुझे लगता है जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे हैं कि तीसरी बार वो एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं हम लोग। के लिए हमारे लिए बहुत गौरव की बात। ठीक है,
एक रिएक्शन मनीष जी 10 सेकंड में बात कीजिएगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय अभी मुगालते में हैं, ये तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। अरे जनता ने जो जनादेश दिया है उसको देखिए, टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की किस दुर्दशा में जनता ने पहुंचा दिया है। और आपने विकास के नाम पर वोट कब मांगा? आपने तो मंगलसूत्र के नाम पर वोट मांगा है, आपने तो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगा, भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगा, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगा, ईद और दिवाली और होली के नाम पर वोट मांगा। आपने विकास के नाम पर वोट कब मांगा? आपने प्रधानमंत्री आवास के नाम पर वोट कब मांगा? और भारतीय जनता पार्टी के इन 10 वर्षों में लंपटाई, दबंगई और गुंडई को उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने देखा है। और आज जो जनादेश और जो परिणाम आया है, इसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल को, मोदी जी के अहंकार को, अमित शाह जो एक भ्रमित चाणक्य की भूमिका बना करके घूम रहे थे, उस चाणक्य नीति को भारत की जनता ने खारिज किया है। और जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर लेकर घूम रहे थे, उनकी बुलडोजर को भारत की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता ने खारिज किया है। और सबसे बड़ी बात, जिन विपक्षियों के ऊपर ईडी, सीबीआई, आईटी का आप छापा मरवा रहे थे, 4000 से ऊपर छापे पड़े हैं देश में, उत्तर प्रदेश और देश के अन्य राज्यों में छापे पड़े, लेकिन एक भी छापा गुजरात के किसी भी व्यक्ति के घर नहीं पहुंचा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर सारे गुजरात में ईमानदार लोग रहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और देश के सारे लोग बेईमान हैं। इसी छल कपट और धूर्तता का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल होने जा रही है। और जो आप कह रहे हैं कि सरकार बनाने जा रहे हैं, आपके सहयोगी शाम आते आते साथ में छोड़ दिए तो आप कहिएगा। और सुन लीजिए, आपके साथ कोई दिल से नहीं है राजेश चौधरी जी, अरे किसी ख्याली पुलाव की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में किसी ख्याली पुलाव की जरूरत नहीं है। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं, विचारों और सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। राजेश चौधरी जी जिस शासनकाल और सत्ता में बैठ करके दबंगई और गुंडई किया, आज उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको शीशा में आईने में आपका चेहरा दिखा दिया। आज मुझे नहीं लगता है कि आज तो देखिए शांतिपूर्ण तरीके से आप लोगों को नतीजों का इंतजार करना चाहिए। जो चीजें हैं आज मुझे नहीं लगता कि आप लोग, अरे गुंडागर्दी देख लो आप जाकर के रमाबाई पार्क में, आप जाकर के देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हमला करेंगे आप समाजवादी पार्टी। बात करें, हमें सिखाएंगे आप? अरे गुंडों की एक जमात भी तो समाजवादी पार्टी है भाई। गुंडों लंपटाई और दबंगई करने वाले महाभ्रष्टाचारी लोगों को जनता ने खारिज कर दिया। नारा लगाओ 400 पार का, क्यों नहीं नारा लगा रहे 400 पार का? लगाइए ना, हम भी बैठे हैं। थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, क्यों नहीं लगा रहे? मनीष जी थोड़ा सा देखिए, थोड़ा तो इंतजार कर लीजिए। देखिए नतीजे आ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी लड़ना नहीं चाहिए, मुझे लगता है बाद में लड़ाई के लिए आगे भी बहुत समय है। आप लोग लड़ लीजिएगा, अपने मुद्दे गिना लीजिएगा। लगाए, 400 पार का नारा लगाए और 42% उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट दिया है। सुधांशु वाजपेयी जी, देखिए ठीक है, आ रही हूँ। गौरव की बात है कि जनता तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को समर्थन व्यक्त, ठीक है, किसके दावों का जोर है ये देखिए, यूपी की जनता ने देख लिया, देख रही है और नतीजों का इंतजार वो कर रही है। ठीक है, दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, अभी आप दिल बहला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस देश की जनता ने जनादेश दे दिया है। और इस चुनाव की सबसे खास बात यह है, लखनऊ में राजनाथ सिंह इस वक्त 66,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बुलंदशहर में बीजेपी के भोला सिंह 2,11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। भोला सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया था। इटावा में सपा के जितेंद्र दोहरे 35,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की। मोहनलालगंज में आर.के. चौधरी, उनके सामने केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर थे। राजेंद्र चौधरी फिलहाल 58,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज 51,064 वोटों से आगे चल रहे हैं। एटा लोकसभा की बात करें तो राजू भैया 20,000 वोटों से पीछे हैं। गाजियाबाद में बीजेपी के अतुल गर्ग 93,000 से आगे हैं। वहां पर वीके सिंह को इस बार टिकट नहीं दिया गया बीजेपी की तरफ से। नया कैंडिडेट वहां पर अतुल गर्ग, वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन अगर बात लखनऊ की करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी राजनाथ सिंह 66,000 वोटों से यहां पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा, समाजवादी पार्टी ने रविदास मेहरोत्रा को टिकट दिया था उनके सामने और काफी अच्छी लड़ाई थी यहां पर भी। सुधांशु जी, देखिए लखनऊ के नतीजे भी अब सामने आ गए हैं और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और कहा जाता है काम उन्होंने किए लखनऊ के लिए, तमाम पुल दिए लखनऊ की जनता को। नो डाउट उन्होंने बहुत काम किया उत्तर प्रदेश में लखनऊ के लिए। ठीक है, देखिए अवध में पिछली बार 27 में से 26 सीटें भाजपा के पास थी, लेकिन आज जो दिख रहा है उन 27 में से लगभग 22 सीटों पर इंडिया अलायंस आगे चल रहा है।
ये बताता है कि भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वालों को जनता ने खारिज कर दिया है। आज मंगलवार का दिन है, बजरंगबली का दिन है। बजरंगबली ने कहा भगवान के नाम पर आस्था जरूरी है, राजनीति नहीं। राजनीति करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये सबसे बड़ा सबक है। स्वयं अयोध्या के अंदर इंडिया अलायंस जीत रहा है और भाजपा मुंह की खा रही है। ये बताता है, ये सबसे बड़ा सबक है कि भगवान के नाम पर आस्था रखिए, पूजा करिए, सियासत मत करिए। ये इस देश की जनता ने बता दिया है। खुद अयोध्या की जनता ने कहा कि राम के नाम पर सियासत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और अब ये सीधी बढ़त दिख रही है कि इंडिया गठबंधन इस देश में सरकार बनाने जा रहा है। इस देश में लोकतंत्र और संविधान पर जो खतरा था आज वो लगभग छट चुका है। मतलब और इस देश की जनता ने मोहर लगा दिया है कि हिंदुस्तान की गद्दी पर किसी भी तानाशाही इरादे को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान जमहूरियत से चला है, हिंदुस्तान मोहब्बत से चला है और चलता रहेगा। इस पर आंच नहीं आने दी जाएगी। इस देश की जनता ने। ठीक है देवकी नंदन मिश्रा जी, अब की बार 400 पार वाले नारे का क्या हाल है, उस पर जरा विश्लेषण कर दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। 400 पार कैसे पार? देखिए, जब लोग किसकी बनेगी सरकार? देखिए, मैं चूंकि इलेक्शन का ही काम करता हूं, तो मैं जब 400 पार के नारे आ रहे थे और विपक्ष की तरफ से उस पर से सफाई दी जा रही थी कि ये 400 नहीं पहुंचने वाले हैं, तभी मैं कहता था कि देखिए ये 400 सीटें आएंगी कहां से, किस राज्य से आएंगी, कहां बढ़ रही हैं, ये एक बड़ा सवाल मैं पहले भी करता था। ये सब नारे वगैरह, और जब एग्जिट पोल आया तो एग्जिट पोल ने ऐसा लगता था कि वो भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी उसी को एग्जिट पोल में उतार दिया गया। और एक तरीके से 2 दिन ये जो गुजरा है, 1 से आज 3 तारीख में हम लोग बैठे हुए हैं। हालांकि एनडीए 280 पे खड़ा है, बीजेपी 240 से 39-40 के आसपास की है बीजेपी, और बीजेपी पिछले 2 घंटे से 230 से 39 तक आगे पीछे हो रही थी। 39 से उसका आंकड़ा आगे नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब कि ये जो डेटा है स्टेगनेट होगा, यहीं पर ठहरेगा, ऐसा लग रहा है। ये जो बात अभी मनीष सिंह ने कही, मैं आपको एक चीज बताऊं कि इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही मनीष ने, कि शाम होते होते जो एलाइज हैं बीजेपी के वो हट सकते हैं, बिल्कुल हट सकते हैं। मैं इसमें पहला नाम लूंगा सुधांशु जी का लूंगी। ठीक है, एक बड़ी अपडेट आपको बता दें कि मोहनलालगंज में ही देख लीजिए, आर के चौधरी 58,000 वोटों से आगे। सपा के कैंडिडेट, उनके सामने केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर हैं। सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज 51,064 वोटों से आगे हैं। एटा लोकसभा की बात करें तो राजू भैया भी 20,000 वोटों से पीछे दिख रहे हैं इस वक्त। तो ये बड़ी अपडेट है। गाजियाबाद में बीजेपी के अतुल गर्ग 93,000 वोटों से वो लीड बनाकर रखे हुए हैं, लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। अलीगढ़ में सपा के विजेंद्र चौधरी 22,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। सपा के कैंडिडेट यहां पर आगे चल रहे हैं। सलेमपुर में रमाशंकर विद्यार्थी 363 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के रविंद्र कुशवाहा सलेमपुर में पीछे हो गए हैं। रविंद्र कुशवाहा जिनको उतारा गया था वो पीछे हो गए। लेकिन देखिए, सबसे दिलचस्प जो मुकाबला था वो मोहनलालगंज सीट का माना जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री खुद को इस वक्त की दे रहे हैं। नगीना में चंद्रशेखर आजाद 81,000 वोटों से आगे हैं। अमेठी में किशोरी लाल 60,000 से आगे चल रहे हैं इस वक्त। बिजनौर में आरएलडी के चंदन चौहान 26,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। नगीना में चंद्रशेखर आजाद 81,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अमेठी में किशोरी लाल 60,000 वोटों से आगे। आप देखिए, अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार कैंपेनिंग कर रही थी और वो कह रही थी कि अमेठी तो मेरा दूसरा घर है। बाकायदा उन्होंने वहां पे अपना घर भी बनवाया, लेकिन वहां पर कड़ी टक्कर दे रहे केएल शर्मा उनको। नगीना में चंद्रशेखर आजाद 81,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अमेठी में किशोरी लाल 60,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस पर मनीष जी एक प्रतिक्रिया में आपकी चाहूंगी। देखिए, तमाम जगहों की जो तस्वीरें सामने आ रही है।
अर्थ पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने अमेठी की, रायबरेली की धरा और धरती को एक एक आदमी से जुड़ करके, और सबसे बड़ी बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह से वहाँ पर संगठन का निर्माण किया, बूथों का निर्माण किया, उसके बाद से वहाँ के लोगों को, जो समाजवादी विचारधारा और सिद्धांत के जो हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, उनको जिस तरह से उन्होंने अपील करके कहा कि अमेठी और रायबरेली की सीट हमारी सीट है, इसको हर हाल में जीतना है, इस मकसद के साथ इस वक्त 60,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बिजनौर में आरएलडी के प्रत्याशी चंदन चौहान 26,000 वोटों से आगे, क्योंकि आरएलडी पिछली बार आप लोगों के साथ में थी, लेकिन इस बार पाला बदला, एनडीए के साथ आ गई। नगीना की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद 61,000 वोटों से आगे। लेकिन देखिए, किशोरी लाल शर्मा माने जाते थे कि काफी पुराने हैं चेहरे कांग्रेस के, और देखिए बातचीत इस पर हम कर रहे हैं। इटावा की बात अगर मनीष जी करें तो सपा 38,000 से आगे, यहाँ को लेकर क्या जी? वो रमाशंकर जो कठेरिया है, वो अभी उनका कल मैंने बयान देखा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उन्होंने गप्पू कहा। अरे इतने संवेदनशील नेता जिन्होंने उत्तर प्रदेश को ऊंचाइयों पर, शिखर पर पहुंचाया, उनके बारे में इतनी ओछी टिप्पणी रमाशंकर कठेरिया करेंगे? उसका जवाब तमाम जनसभाओं में जो रमाशंकर कठेरिया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में, नेताजी के बारे में, प्रोफेसर साहब के बारे में, शिवपाल जी के बारे में जो जो बातें कही थी, वहां की जनता ने अपने जनादेश के माध्यम से जवाब दिया है। लेकिन स्वाति जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिएगा, अभी प्रवक्ता महोदय जो भारतीय जनता पार्टी के, उनसे पूछिएगा कि सपना हुआ तार तार, कहां गया 400 पार? अब तो जनता पूछेगी, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले। अब जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे तो पूछेगी कि सपना हुआ तार तार, कहां गया 400 पार? देखिए, अहंकार का जवाब हमेशा। बड़ी अपडेट मनीष जी, मैं अपने दर्शकों को पहले बताना जरूर चाहूंगी। घोसी में सपा के राजीव राय 22,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है। देखिए, तमाम जगहों की तस्वीर अब लगभग साफ होती दिख रही है। जहां पर समाजवादी पार्टी का जोर दिख रहा है, समाजवादी पार्टी के मुद्दे दिख रहे हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस से जिस तरह से एक अलायंस किया था, गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी ने, उसका असर भी उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। बड़ा सवाल यह है कि पहले से यहां पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी तमाम जनता को बताने में कामयाब नहीं रही? फिलहाल अभी इंतजार है। एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता दें कि अमेठी में किशोरी लाल 60,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अमेठी की बात करें तो मुकाबला काफी दिलचस्प है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहां पर लगातार कैंपेनिंग कर रही थी, चुनाव उन्होंने लड़ा और काफी मजबूत टक्कर उनको दे रहे थे किशोरी लाल शर्मा। घोसी की बात करें तो सपा के राजीव राय 22,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। उनके सामने ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर है। सहारनपुर की बात करें तो इमरान मसूद भी 70,000 वोटों से आगे है। इमरान मसूद की बात करें तो इससे पहले वो समाजवादी पार्टी में थे, कांग्रेस में, बार बार उन्होंने पाला बदला, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ से वो आए और यहाँ पर वो लगातार काफी बढ़त बनाए हुए। इटावा की बात करें तो समाजवादी पार्टी 38,000 वोटों से आगे है। घोसी में सपा के राजीव राय 22,000 से आगे चल रहे हैं। सहारनपुर में इमरान मसूद की बात हो रही है, 70,000 वोटों से आगे हैं इस वक्त इमरान मसूद। और मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित जुड़ चुके हैं वाराणसी से। रोहित, वाराणसी का अपडेट दीजिए। देखिए, अभी तक का जो अपडेट है, लगभग 1,15,000 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से आगे हैं। दूसरे स्थान पे अजय राय जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे। और खास बात यह है कि इस बार जो फाइट हो रही है, बड़ी नजदीकी फाइट हो रही है। मतलब कहीं पे लग नहीं रहा है कि 2 बार के प्रधानमंत्री रह चुके व्यक्ति यहाँ से लड़ रहे हैं। जबरदस्त फाइट दिया है गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय ने, जैसा कि पहले से ही दावा किया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और जो तमाम यहाँ के स्थानीय नेता, विधायक, जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी लोगों के जो दावे थे सब हवाई साबित हुए। कहीं न कहीं कहा जाए तो ओवर कॉन्फिडेंस में, और जिन लोगों ने मान लिया था कि अब मोदी के नाम पे ही वोट मिलेगा, तो जमीनी हकीकत से जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि चाहे सभासद से लेके विधायक से लेके संगठन के जो एक जबरदस्त ओवर कॉन्फिडेंस में थे। उनको लग रहा था कि एकदम मोदी नाम का जादू चलेगा, मोदी के नाम पे ही लोग यहाँ से निकल के वोट देंगे। और दावे किए जा रहे थे कि 10 लाख वोट प्रधानमंत्री को मिलेगा। लेकिन जब सुबह से काउंटिंग शुरू हो गई तो सारे जो दावे थे हवाई साबित होने लगे। शुरुआत हुई कि तीसरे चरण तक नरेंद्र मोदी अजय राय से पीछे चल रहे थे। चौथे चरण के बाद से उन्होंने देखिए बढ़त बनानी शुरू की और अभी बढ़त मुश्किल 1,20,000 के आसपास। वाराणसी से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी 1,12,000 वोटों से आगे चल, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां का चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए, तमाम मुद्दे अलग हैं रोहित, लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा 1,12,000 वोटों से फिलहाल वो बहुत आगे चल रहे हैं।
बहुत धन्यवाद रोहित आपका, आगे भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1,12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें और तमाम सीटों पर बड़े ही रोचक, देखिए जो अब धीरे धीरे रुझान है, नतीजों में अब ये तब्दील हो जाएंगे, ये सामने आ रहे हैं, जहां पर लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी को बहुत कड़ी टक्कर देती हुई दिख रही है। आपने देखा तमाम सीटों पर बहुत कांटे की टक्कर, बहुत दिलचस्प मुकाबला, चाहे मेरठ की बात कर ले, सुल्तानपुर की बात कर ले, और साथ ही साथ तमाम सीटों पर क्या कुछ आंकड़े हैं वहां से आपको लगातार भारत समाचार बता रहा है। और सबसे बड़ी बात जो एग्जिट पोल बता रहा था, एग्जिट पोल के मुताबिक तमाम चीजें आई थी, उस एग्जिट पोल को उत्तर प्रदेश में एकदम ऑपोजिट मान लिया जाए, वो कहा जाएगा, क्योंकि तमाम चीजें एकदम ऑपोजिट हुई है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस के साथ फिलहाल आगे बढ़ता दिख रहा है, और जो कार्यकर्ता होंगे, सपा के जो नेता होंगे, जाहिर तौर पर काफी खुश हैं, क्योंकि अभी जो चीजें हैं उनके पक्ष में जाती दिख रही है। बात वाराणसी की करें तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे, हमीरपुर में आपने देखा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी जीत हासिल कर चुके हैं। गांधीनगर की अगर बात करें तो अमित शाह वहां से चुनाव जीते हैं, और इसके अलावा तमाम जगहों की जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, भारत समाचार इस वक्त आपको तमाम नतीजे दिखा रहा है, हर एक जिले की तस्वीर दिखा रहा है। हमारे जो सहयोगी हैं, ग्राउंड पर रिपोर्टर्स हैं, वो इस वक्त मुस्तैद हैं। वहीं आपने एक लखनऊ से तस्वीर भी देखी होगी कि सपा और बीजेपी के कार्यकर्ता अपने आप में कैसे भिड़ गए। तमाम कार्यकर्ताओं को चोटें आई, हालांकि प्रशासनिक अमला मौजूद है बातचीत करने के लिए। और इस वक्त अभी रुक करते हैं हमारे सहयोगी शांतनु मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो 2 में, इस वक्त मौजूद है। इस वक्त रुक करेंगे शांतनु का स्टूडियो 2 से। शांतनु, चलिए, बहुत शुक्रिया स्वाति आपका। देखिए, लगातार मतगणना चल रही है, और कहा जाए कि 80 के 80 उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा सीटें हैं उनके भी रुझान सामने आ गए हैं। कांटे की लड़ाई चल रही है। इंडिया गठबंधन हो